अकबर और गधे का रहस्य। वार की दीवारें शांत हो जाती और महल के गलियारों में सन्नाटा छा जाता। तब भी कुछ लोग छुपकर उस जगह आते जहां वह गधा विश्राम करता था। वे लोग केवल उससे प्रश्न पूछने नहीं, बल्कि उसकी मौन उपस्थिति में बैठकर अपने भीतर की उथल-पुथल को समझने आते थे। वह गधा अब किसी साधारण जीव की तरह नहीं देखा जाता था, बल्कि एक चलते फिरते दर्शन, एक जीवंत ग्रंथ, एक अनुभवप्रदायक तपस्वी के रूप में उसकी प्रतिष्ठा हो गई थी। एक बार अकबर ने उस गधे से पूछ ही लिया, क्या तू सच में केवल एक गधा है, या तू कुछ और है जो इस रूप में हमारे बीच आया है? गधे ने उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं वो हूं जो तुम देखना चाहते हो। कोई मुझे गधा मानता है, कोई ज्ञानी, कोई रहस्य, कोई ईश्वर का संदेशवाहक, और कोई बस एक यात्री। मैं उन सभी के लिए वही हूं जो वे समझ सकते हैं, क्योंकि सत्य को शब्दों में बांधना ठीक वैसा है जैसे किसी विशाल आकाश को हथेली पर समेटना। मैं गधा हूं, पर केवल शरीर से। आत्मा तो बस चल रही है, अनेक जन्मों की कहानी समेटे हुए। अकबर चुप हो गया। उसे पहली बार ऐसा लगा कि शायद वह अपने पूरे जीवन में सिर्फ सत्ता का राजा था, लेकिन आत्मा का नहीं। उसने धीरे से कहा, क्या तू मुझे भी वो मार्ग दिखा सकता है जो तुझे दिखाई देता है? क्या तू मुझे वो दृष्टि दे सकता है जिससे तू जीवन को देखता है? गधे ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह बस अकबर को एक ऐसी गहराई से देखता रहा जैसे उसका मौन ही उसका उत्तर हो। उस मौन में हजारों ग्रंथों की गूंज थी, लाखों अनुभवों की प्रतिध्वनि और करोड़ों आत्माओं का कंपन। अगले दिन से दरबार में एक नया अध्याय शुरू हुआ, मौन की बैठकें। इन बैठकों में कोई शब्द नहीं बोले जाते थे, सिर्फ मौन में बैठकर आत्मा की आवाज सुनी जाती थी। पूरे दरबार में सिर्फ एक घंटी बजती थी, जो बताती थी कि मौन आरंभ हुआ है, और वही घंटी अंत की सूचना देती थी। ये मौन सत्र इतनी गहराई से लोगों को छूने लगे कि राज्य के कोने कोने से लोग दरबार आने लगे, राजा से लेकर रंक तक, सब एक साथ। एक रात अकबर को सपना आया। वह एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठा है, उसके सामने वही गधा है, लेकिन इस बार वह धीरे धीरे बदलकर एक वृद्ध ऋषि में परिवर्तित हो जाता है। उस ऋषि की दाढ़ी बर्फ सी सफेद है, आंखें किसी तारे सी चमकती हैं, और होठों पर एक दिव्य मुस्कान। वह कहता है, सत्ता वही है जो आत्मा को छू सके, और राज वही करता है जो अपने भीतर के अंधकार को हराकर दूसरों को रोशनी दे सके। अकबर की आंखें खुली तो उसकी रूह तक कांप गई थी। उसने उस दिन ही आदेश दिया कि पूरे राज्य में ज्ञानपथ नामक एक अभियान शुरू किया जाएगा, जिसमें गांव-गांव में ज्ञानगोष्ठियां होंगी। गधे की कहानी वहां सुनाई जाएगी, ताकि हर आम आदमी, हर बच्चा, हर स्त्री, हर वृद्ध अपने भीतर उस आत्मा की आवाज को पहचान सके। वहीं दूसरी ओर गधा अब धीरे धीरे दरबार की शानो शौकत से अलग होता जा रहा था। वह कहता, मेरा कार्य पूरा हो चुका है, अब समय है चलने का। अकबर ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन गधे ने मुस्कुराकर कहा, मेरे प्रिय बादशाह, तुम्हारी आत्मा अब जाग चुकी है। अब तुम्हें किसी गधे की आवश्यकता नहीं, बल्कि तुम्हें अपने भीतर उस मौन की गूंज को सुनना है जो हमेशा से तुम्हारे साथ थी, बस तुमने सुनी नहीं थी। वह सुबह बहुत गहरी थी। गधा महल के मुख्य द्वार से बाहर निकला। कोई सैनिक, कोई रथ, कोई शोरगुल नहीं था, सिर्फ वह और उसका मौन। किसी ने उसका नाम नहीं पूछा, किसी ने उसका गंतव्य नहीं जाना। वह धीरे धीरे चलते हुए धूप में समा गया। पीछे उसकी छाया रह गई, एक ज्ञान की, प्रेम की और आत्मप्रकाश की छाया। अकबर ने उस दिन से रोज एक मोमबत्ती जलानी शुरू की। वह कहता, यह उस आत्मा के लिए है जो कभी गधे के रूप में आई थी और हमें सिखा गई कि असली राज्य,
हमारे भीतर का राज्य होता है। और दरबार की उस गूंज में कभी कभी कोई कहता सुनाई देता था, कहाँ गया वो गधा? और जवाब आता था, जहां ज्ञान की तलाश है वहीं गया है। और जब तुम तैयार हो जाओगे वो फिर आएगा, शायद किसी और रूप में, किसी और कथा में। बुद्धिमान गधा और बीरबल। शाम का समय था। लालिमा से भरा हुआ आकाश जैसे किसी चित्रकार की कल्पना हो। चांद धीरे धीरे झांकने लगा था और बीरबल महल की छत पर बैठा ध्यान में डूबा हुआ था। तभी एक नौकर दौड़ता हुआ आया और बोला, बीरबल जी, बादशाह अकबर आपको तुरंत दरबार में बुला रहे हैं। बीरबल उठ खड़ा हुआ। वह समझ गया था कि जरूर कुछ विशेष बात है। जब वह दरबार पहुंचा तो देखा कि बादशाह अकबर के चेहरे पर हल्की मुस्कान है, लेकिन उनकी आंखों में कौतूहल था। बीरबल अकबर ने कहा, तुम्हें आज एक ऐसा कार्य सौंपने जा रहा हूं जो अब तक तुमने नहीं किया होगा। बीरबल मुस्कुराया, हुजूर, आपने जो कार्य कभी न किया हो वही मेरे लिए सबसे रोचक होता है। अकबर ने इशारा किया और दो सिपाही एक गधे को दरबार में लेकर आए। वह साधारण सा गधा नहीं था, उसकी चाल में आत्मविश्वास था, उसकी आंखों में गहराई और चेहरे पर अजीब सी शांति थी। यह गधा पिछले सप्ताह हमारे जंगल से लौटे एक संत के साथ आया है, अकबर बोले। वह संत कहते हैं कि यह गधा सामान्य नहीं है। यह बोल नहीं सकता, लेकिन अपनी आंखों और चाल से ज्ञान देता है। संत ने इसे बुद्धिमान गधा कहा है। बीरबल ने चौंक कर उस गधे को देखा। सचमुच उसकी आंखों में एक विचित्र चमक थी। अकबर बोले, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम एक सप्ताह तक इस गधे के साथ रहो। इसकी चाल, व्यवहार, हर चीज का अध्ययन करो और मुझे बताओ क्या यह सचमुच बुद्धिमान है या सिर्फ भ्रम है। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, मैं यह कार्य करूंगा, बादशाह सलामत। पहला दिन। बीरबल गधे को अपने बगीचे में एक सुंदर स्थान पर ले आया। उसने उसे घास दी, पानी दिया और एक कोने में बैठकर उसे देखता रहा। गधा बिल्कुल शांत था। उसने ना ज्यादा उछल कूद की, ना कोई आवाज। वह बस चुपचाप बीरबल को देखता रहा, जैसे वह भी बीरबल का अध्ययन कर रहा हो। रात होते होते बीरबल को ऐसा लगा जैसे गधे की आंखें उससे कोई प्रश्न पूछ रही हों। जैसे वह बोलना चाहता हो, लेकिन शब्दों की जरूरत नहीं समझता। दूसरा दिन। बीरबल ने उसे महल के पिछवाड़े ले जाकर कुछ प्रयोग किए। उसने एक तरफ स्वादिष्ट भोजन और दूसरी तरफ सड़ा हुआ खाना रखा। गधा बिना झिझक के सीधे स्वादिष्ट भोजन की ओर गया, लेकिन उसने खाने से पहले उसे सूंघा, फिर चारों ओर देखा और फिर एक टहनी से सड़ा हुआ खाना धीरे से ढक दिया, जैसे किसी बच्चे को सिखा रहा हो कि गंदगी को ऐसे ढक देना चाहिए। बीरबल चौंका। क्या यह संयोग था? तीसरा दिन। बीरबल ने उसके सामने 3 बर्तन रखे, एक में पानी, दूसरे में शराब और तीसरे में दूध। वह देखना चाहता था कि गधा किसे चुनता है। गधे ने एक बार फिर सूंघा और दूध की ओर गया, लेकिन उसने सिर्फ 2 घूंट पिया और फिर शांत हो गया, जैसे कह रहा हो, संतुलन ही बुद्धि है, अतिशयोक्ति नहीं। बीरबल अब तक गंभीर हो चुका था। गधा साधारण नहीं था। चौथा दिन। बीरबल उसे बाजार ले गया, जहां लोग गधे पर हंसते थे। बच्चों ने पत्थर मारे, कुछ लोगों ने उसकी पूंछ खींची, लेकिन गधा न डरा, न भागा, न क्रोधित हुआ। वह बस देखता रहा, जैसे सब कुछ समझ रहा हो। बीरबल को लगा, यही तो असली ज्ञान है। न प्रतिक्रिया, न प्रतिशोध, बस अवलोकन। उसी शाम बीरबल ने गधे से कहा, तुम सच में साधारण नहीं हो।
लेकिन क्या तुम मुझे अपना नाम बताओगे? गधा अचानक उठ खड़ा हुआ और बगीचे में पेड़ों के बीच चला गया। बीरबल उसका पीछा करता रहा। 5वां दिन। गधा एक पुराने खंडहर की ओर गया। वहां एक टूटा हुआ स्तंभ था जिस पर उर्दू में कुछ लिखा था। बीरबल ने उसे पढ़ा। वह जो जानता है वह बोलता नहीं, और जो बोलता है वह जानता नहीं। बीरबल समझ गया, यह गधा उसी दर्शन का प्रतीक है। ज्ञान मौन है और गधा उस मौन ज्ञान का वाहक। 6ठा दिन। बीरबल ने गधे को लेकर बच्चों के स्कूल में एक सभा की। उसने बच्चों से कहा, अगर यह गधा तुमसे बात कर सके तो तुम क्या पूछोगे? एक बच्ची बोली, तुम इतने चुप क्यों हो? दूसरा बच्चा बोला, क्या तुम्हें दुख होता है जब कोई तुम्हें गधा कहता है? गधे ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने एक बच्चे के गाल पर अपनी नाक से हल्का सा स्पर्श किया। बच्चा मुस्कुरा दिया। बीरबल ने देखा, शब्दों से ज्यादा ताकत भाव में है। 7वां दिन। बीरबल ने गधे को दरबार में लेकर अकबर के सामने खड़ा किया और बोला, बादशाह सलामत, यह गधा न सिर्फ बुद्धिमान है बल्कि यह हमें वो सिखाता है जो हमारे शिक्षक, किताबें और दरबार के सलाहकार नहीं सिखा सकते। अकबर मुस्कराया, वह क्या? बीरबल ने कहा, मौन का मूल्य प्रतिक्रिया से ऊपर अवलोकन की शक्ति, आक्रोश से पहले शांति और ज्ञान की वह परत जो शब्दों से परे है। अकबर ने गधे को देखा और कहा, बीरबल, लगता है यह गधा सचमुच गधा नहीं। शायद कोई संत, कोई सूफी, कोई ऋषि है जो हमारे बीच भटकता रहा और अब अपने ज्ञान की झलक देकर चला जाएगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, या शायद यह सिर्फ हमें यह सिखाने आया है कि हर गधे में एक बुद्धिमान आत्मा छुपी हो सकती है, अगर हम उसे देखने की दृष्टि रखें। अंतिम दृश्य। गधा दरबार से निकल गया, उसी खंडहर की ओर। और अगली सुबह जब लोग वहां पहुंचे, वहां न गधा था न उसकी छाया। बस उस स्तंभ पर कुछ नया लिखा था। अब तुम देख सकते हो, अब तुम सुन सकते हो, अब तुम हो सकते हो। और बीरबल उस दिन से हर पूर्णिमा पर उस खंडहर के सामने दीप जलाता रहा, उस बुद्धिमत्ता के नाम जो गधे के रूप में आई थी। बीरबल और गधे की गुप्त भाषा। महल में एक बार फिर गर्मी का मौसम था। राजमहल के आंगन में पीले अमलतास के फूल बिखरे पड़े थे। दोपहर की गर्म हवा जैसे किसी अदृश्य युद्ध की घोषणा कर रही थी। ऐसे में बीरबल दरबार में शांत बैठा था जब अचानक बादशाह अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, आज मैं तुमसे कुछ विलक्षण मांगता हूं। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, आपकी इच्छा मेरे लिए आदेश है। अकबर बोले, कल रात हमारे दरबार में दक्षिण के राजा कृष्णदेव राय के दूत आए थे। उन्होंने दावा किया है कि उनके राज्य में एक ऐसा गधा है जो मनुष्यों की भाषा समझता है और उत्तर भी देता है, लेकिन अपनी गुप्त शैली में। मैं चाहता हूं तुम इस रहस्य को सुलझाओ। बीरबल कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं उस गधे से बात करूंगा, उसकी भाषा को समझूंगा और सच लेकर लौटूंगा। पहला चरण, यात्रा और पहला दर्शन। बीरबल अपने साथ एक दार्शनिक, एक भाषाविद और एक पशु चिकित्सक लेकर दक्षिण की यात्रा पर निकला। चौथे दिन वे एक छोटी सी बस्ती में पहुंचे जहां वह गधा रहता था। गधा सामान्य दिखाई दे रहा था, भूरा शरीर, बड़ी आंखें और मुंह पर एक शांत मुस्कान जैसी रेखा। लेकिन गांव वाले कहते थे, यह गधा अलग है। यह हमें देखता है और हमारे विचार जान जाता है। और वह जब हिनहिनाता है तो कुछ कहता है, कुछ अर्थपूर्ण। बीरबल ने उसे पहली बार देखा तो गधे ने उसकी आंखों में आंखें डाल दी, जैसे कह रहा हो, तू मुझे समझने योग्य है। बीरबल ने मुस्कुरा दिया।
दूसरा चरण, बातचीत की कोशिश। अगले 3 दिन बीरबल उस गधे के पास बैठता रहा। सुबह सुबह वह गधे को खाना देता, दोपहर में छाव में बैठकर उसे कहानियां सुनाता और रात में शांत होकर उसके पास बैठता। गधा उसे सुनता था, कभी हिनहिनाता, कभी पूंछ हिलाता, कभी जमीन पर अपना पैर मारता। बीरबल ने महसूस किया कि इन प्रतिक्रियाओं में कोई पैटर्न है, कोई भाषा। बीरबल ने एक सूची बनाना शुरू किया। 1 बार हिनहिनाना, हाँ। 2 बार हिनहिनाना, नहीं। जमीन पर अगला पैर मारना, संदेह। पूंछ हिलाना, मजाक। गर्दन झटकना, गंभीर बात। अब वो गधे से प्रश्न पूछने लगा। क्या तुम मुझे समझ सकते हो? गधा 1 बार हिनहिनाया। क्या तुम्हारा कोई नाम है? गधा 2 बार हिनहिनाया। गर्दन झटक दी। तो क्या तुम नाम रखना पसंद नहीं करते? गधा 1 बार हिनहिनाया। पूंछ हिलाई। बीरबल हंस पड़ा। तुम्हारी भाषा तो बड़ी रोचक है। तीसरा चरण, ज्ञान की गहराई। अब बीरबल गहरे प्रश्न पूछने लगा। क्या तुमने जीवन देखा है? गधा गर्दन झटक दी। 2 बार हिनहिनाया। क्या जीवन दुर्लभ है? गधा जमीन पर 3 बार पैर मारा। तो सुख क्या है? गधा कुछ देर चुप रहा। फिर सामने मिट्टी में नाक से गोल घेरा बनाया, जैसे शून्य, और उसमें एक पत्ती रख दी। बीरबल समझ गया, सुख एक शून्य है जिसमें थोड़ा जीवन, पत्ती रखा जाए, बस उतना ही जितना जरूरी हो। चौथा चरण, गुप्त संदेश। गांव का मुखिया बीरबल के पास आया और बोला, गधा कभी कभी गायब हो जाता है और सुबह किसी पहाड़ी की चोटी से लौटता है। वहां जाकर देखिए। बीरबल रात को चुपचाप उसके पीछे पीछे गया। गधा एक गुफा के पास जाकर रुका और जमीन में अपने खुर से कुछ खोदने लगा। वहां एक पत्थर निकला जिस पर कुछ खुदा था, किसी अज्ञात भाषा में। बीरबल उसे लेकर आया और अपने भाषाविद से उसका अर्थ जानने की कोशिश की। अर्थ था, शब्द केवल संकेत हैं, अर्थ आत्मा से आता है। बीरबल स्तब्ध था। पांचवा चरण, उत्तर लेकर दरबार में वापसी। बीरबल ने यात्रा पूरी की और अकबर के सामने पहुंचा। गधा उसके साथ था। अकबर चौंके, तुम उसे साथ क्यों लाए? बीरबल बोला, क्योंकि यह गधा केवल ज्ञान का प्रतीक नहीं, ज्ञान का प्रवाह है। क्या यह सचमुच बात करता है? बीरबल ने पूछा, गधा, क्या तुम बादशाह की बात समझते हो? गधा 1 बार हिनहिनाया। अकबर चकित, क्या तुम झूठ बोल सकते हो? गधा 2 बार हिनहिनाया। क्या तुम लोगों को धोखा दे सकते हो? गधा जोर से जमीन पर पैर मारा और गर्दन झटक दी। दरबार में सन्नाटा। बीरबल बोला, हुजूर, इसकी भाषा शरीर से निकलती है, लेकिन इसका अर्थ आत्मा तक पहुंचता है। यह गधा हमें बताता है कि जब शब्द धोखा दें, तब चुप्पी सच्चाई होती है। अकबर मुस्कुराए, तो तुम कह रहे हो यह गधा हमसे ज्यादा समझदार है? बीरबल बोला, कभी कभी गधे दरबारियों से ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। दरबार में हंसी गूंज उठी, लेकिन गधे की आंखें शांत थीं, जैसे वह जानता था यह सब पहले भी हुआ है। अंतिम दृश्य। अकबर ने उस गधे को राजकीय पशु घोषित कर दिया और हर वर्ष उसके नाम पर मौन दिवस मनाने का आदेश दिया। एक दिन जब दरबार में कोई कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ मौन और ध्यान रहेगा। बीरबल हर वर्ष उस दिन उसी गधे के पास बैठता, उसके पास रहकर बिना बोले उसके साथ संवाद करता। शायद यही संवाद सबसे सच्चा था। गधे की अक्ल और दरबारी बेअक्ली। बादशाह अकबर के दरबार में एक दिन गहरा सन्नाटा छाया हुआ था।
सूरज की किरणें महल की ऊंची खिड़कियों से छनकर अंदर आ रही थीं, और बीरबल दरबार के एक कोने में शांत भाव से बैठा था। उसी वक्त एक खास दरबारी ने अकबर से कहा, जहांपनाह, हमें लगता है कि आपकी प्रजा की बुद्धि गिरती जा रही है। लोगों में विवेक नहीं रहा, हर कोई मूर्खता की बातें करता है। अकबर ने गंभीरता से कहा, तो क्या तुम ये कह रहे हो कि हमारे राज्य में सबसे ज्यादा समझदारी अब केवल दरबार में रह गई है? दरबारी बोला, जी हाँ हुजूर, हम दरबारी ही इस राज्य के असली गहने हैं। बीरबल मुस्कुराया, लेकिन कुछ नहीं बोला। अकबर बोले, अगर ऐसा है तो कल एक परीक्षा होगी, राज्य का सबसे मूर्ख और सबसे समझदार जीव एक साथ लाया जाएगा, और निर्णय होगा कि असली समझदारी किसमें है। दरबार में हलचल मच गई, और अगले दिन के लिए तैयारियां शुरू हो गईं। पहला दृश्य, गधा और दरबारी। अगले दिन सुबह दरबार के बीचों बीच एक गधा लाया गया। उसके गले में फूलों की माला थी और आंखों में गजब की शांति। साथ ही वहां खड़ा था वही दरबारी, रेशमी कपड़ों में, सिर पर कलगीदार पगड़ी, हाथ में सोने का छड़ी। अकबर ने पूछा, बीरबल, आज तुम ही तय करो कि इनमें से कौन समझदार है और कौन मूर्ख। बीरबल कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हुजूर, मैं इन दोनों की बुद्धि की परीक्षा लेना चाहता हूं। दूसरा दृश्य, पहली परीक्षा, जल का प्रश्न। बीरबल ने एक बड़ा बर्तन पानी से भरवाया, फिर दोनों के सामने रखकर कहा, ये बर्तन आधा भरा हुआ है। आप दोनों बताएं, ये आधा खाली है या आधा भरा। दरबारी ने ऊंची आवाज में कहा, ये आधा खाली है, क्योंकि मुझे हमेशा पूरा चाहिए, अधूरा बर्दाश्त नहीं। बीरबल गधे की ओर मुड़ा। गधा चुपचाप आया, अपनी नाक पानी की सतह तक ले गया और चुपचाप चला गया, जैसे कह रहा हो, जितना है उतना है, जो है उसी का उपयोग करो। बीरबल बोला, एक ने चाह की कमी देखी, दूसरे ने स्थिति को स्वीकारा। अकबर ने सिर हिलाया, पहली परीक्षा में गधा थोड़ा आगे लग रहा है। तीसरी परीक्षा, लोभ की परीक्षा। बीरबल ने एक तरफ सोने की अशर्फियों से भरी थाली रखी और दूसरी तरफ एक ढेर हरे चारे का रखवाया। अब दोनों को छोड़ा जाएगा, जो जहां जाए वही उसकी प्राथमिकता मानी जाएगी। दरबारी सीधा दौड़ा सोने की थाली की तरफ। गधा वहीं खड़ा रहा, कुछ देर चारे को देखा, फिर बीरबल की तरफ देखा, जैसे पूछ रहा हो, क्या ये मेरी आजादी की परीक्षा है। बीरबल बोला, गधे को अपनी जरूरत और समय का पता है। वो जानता है, जरूरत से ज्यादा लेना बोझ बनता है। अकबर मुस्कुराए। चौथा दृश्य, चालाकी बनाम सरलता। बीरबल अब दोनों के बीच एक पगडंडी पर ले गया। एक तरफ जाल बिछा था, जिसे पार करना मुश्किल था, लेकिन वहां इनाम रखा था। दूसरी तरफ सीधी और सपाट राह थी, जिसमें कोई इनाम नहीं, बस शांति थी। दरबारी ने जाल वाली राह चुनी, इनाम की लालच में। वह फंस गया, उसकी पगड़ी उलझी, वस्त्र फटे और वह गिर पड़ा। गधा सीधी राह पर चला गया, आराम से, बिना चोट खाए। बीरबल बोला, एक ने चालाकी की, एक ने सरलता चुनी। चालाकी कई बार उलझन बन जाती है। अकबर गंभीर हो गए। पांचवा दृश्य, शब्दों की परीक्षा। बीरबल ने दोनों को पूछा, सच क्या है। दरबारी बोला, सच वही है जो राजा कहे, और जो राजा के हित में हो। गधा चुप रहा। वह बीरबल के पास आया, जमीन पर अपने खुर से एक गोल रेखा बनाई और फिर उसमें एक पत्ती रख दी, जैसे कह रहा हो, सच प्रकृति जैसा है, सीधा, मौन और पूर्ण। बीरबल बोला, गधा मौन में भी गूढ़ ज्ञान कह गया। अकबर ने अब ऊंची आवाज में कहा, गधे की अक्ल ने दरबारी की बेअक्ली को पीछे छोड़ दिया।
दरबार में हंसी गूंज उठी और उस दिन बीरबल ने घोषणा की, बुद्धिमानी सत्ता या शब्दों की मोहताज नहीं, वह मौन, स्वभाव और आत्मा में बसती है। अंतिम दृश्य, निर्णय और सम्मान। अकबर ने उस गधे को राज्य का प्रतीक पशु घोषित किया और उसे एक खास स्थान दिया गया जहां कोई भी आकर मौन साधना कर सकता था। वहीं दरबारी को दंड नहीं दिया गया, लेकिन उससे कहा गया, अब हर हफ्ते तुम्हें इस गधे के साथ 1 घंटा बैठना होगा ताकि तुम असली बुद्धिमानी को सीख सको। दरबारी ने सिर झुकाया। बीरबल ने अंत में कहा, राजा वही होता है जो समझता है, और कभी कभी समझाने वाला गधा भी हो सकता है। गधा बना राजा। बादशाह अकबर का शासन पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध था। उसकी प्रजा खुशहाल थी, परंतु कुछ क्षेत्रों में अब भी ऐसी जगहें थीं जहां न कोई मंत्री पहुंचता, न फौज, न फरमान। एक ऐसा ही इलाका था, गधापुर। गधापुर नाम अजीब था, पर उसका इतिहास भी अजीब ही था। कहते हैं वहां पहले एक गधे ने एक किसान की जान बचाई थी, और तब से लोग गधों को वहां इज्जत से देखते थे। यहाँ के लोग सीधे सादे, मेहनती और सरल थे, पर उनकी एक आदत सबको चौंकाती थी, वे अपने राजा का चुनाव इंसानों में से नहीं, बल्कि गधों में से करते थे। यह बात जब बादशाह अकबर को पता चली तो उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल, तुमने कभी सुना है कि कोई राज्य गधे को राजा बनाए? बीरबल मुस्कुराया, जहांपनाह, इस संसार में सबसे चौंकाने वाली बात यही है कि कई बार गधे राज कर रहे होते हैं, फर्क बस इतना होता है कि किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। अकबर ने ठहाका लगाया, चलिए इस गधापुर की सच्चाई खुद देखते हैं। पहला दृश्य, गधापुर की ओर यात्रा। अकबर, बीरबल और कुछ विश्वस्त सैनिक गुप्त वेश में गधापुर पहुंचे। वहां का माहौल बेहद शांत था। लोग बिना पुलिस या राजा की सख्ती के अपना काम कर रहे थे। न चोरी, न झगड़ा, न झूठ, जैसे सबने कोई विशेष शिक्षा प्राप्त की हो। बीरबल हैरान था। बाजार में एक आदमी एक लड़के को समझा रहा था, अगर किसी से गलती हो जाए तो माफ कर दो, क्योंकि हमारे राजा गधे भी कभी कभी गलती करते हैं, लेकिन माफी भी मांगते हैं। बीरबल रुक गया। तुम्हारे राजा माफी मांगते हैं? उसने पूछा। हाँ हुजूर, हमारा गधा राजा हर साल एक दिन प्रजा के बीच आता है, अगर कोई उससे नाराज हो तो सामने बोल सकता है। अकबर और बीरबल दोनों चौंके। दूसरा दृश्य, गधा दरबार। गधापुर में एक छोटी सी पहाड़ी पर हर साल दरबार सजता था। गधे को एक ऊंचे सिंहासन पर बैठाया जाता था। लोग आते, फूल चढ़ाते, अपनी शिकायत रखते, गधा सिर्फ कान हिलाता, लेकिन सबको तसल्ली हो जाती। बीरबल ने एक वृद्ध से पूछा, तुम लोग किसी गधे को राजा क्यों मानते हो? वृद्ध बोला, क्योंकि इंसानों ने हम पर राज किया और हमें तोड़ दिया, गधे ने राज किया और हमें जोड़ा। वह बोलता नहीं, सुनता है। वह लड़ता नहीं, सहता है। वह खाता नहीं, लूटकर कमाकर खाता है। बीरबल गहराई से सोचने लगा। तीसरा दृश्य, गधा चुनने की विधि। बीरबल ने देखा कि हर 5 साल में नया गधा चुना जाता था। उसके लिए एक परीक्षा होती थी। एक धैर्य परीक्षा, कई घंटों तक उसे बिना हिले खड़ा रहना होता। 2 सहन शक्ति, उसे एक एक कर बच्चों, बूढ़ों और बीमारों को अपनी पीठ पर बैठाकर घुमाना होता। 3 स्वभाव परीक्षा, अगर किसी ने उसे चाबुक भी मारा तो वह पलटकर न लात मारे न रेंके। जिस गधे में ये तीनों गुण पाए जाते वही राजगधा बनता। बीरबल ने अकबर की ओर देखा, जहांपनाह, क्या किसी इंसान को आपने इन तीनों परीक्षाओं में खरा उतरते देखा है? अकबर ने गहरी सांस ली, नहीं। इंसान तो अक्सर तमतमा जाता है।
चौथा दृश्य, बीरबल की जांच। बीरबल ने मजाक में कहा, अगर आप चाहें तो मुझे इस बार के चुनाव में खड़ा कर दीजिए। लोगों ने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, इंसान का मन चंचल होता है। अगर आप राजा बन भी गए तो अगले ही दिन टैक्स बढ़ा देंगे। बीरबल को यह बात चुभ गई, लेकिन वह मुस्कराया। तो क्या मैं इस बार गधे की परीक्षा देख सकता हूं? गधापुर की परिषद ने अनुमति दी। पांचवा दृश्य, अंतिम परीक्षा। 3 गधे चुने गए। पहला बहुत सुंदर पर अहंकारी, दूसरा बहुत बलवान पर अधीर, तीसरा सीधा सादा छोटा सा लेकिन शांत और विनम्र। तीनों को एक एक कर बच्चों को पीठ पर बैठाकर गांव का चक्कर लगाने को कहा गया। पहला गधा झुंझलाया और बच्चा गिरा दिया। दूसरा तेज चला और बूढ़े को गिरा दिया। तीसरे ने चुपचाप सबको आराम से घुमाया। अब सभी ने तीसरे गधे को राजा घोषित किया। अकबर कुछ बोलने ही वाले थे कि परिषद प्रमुख ने कहा, हमारा नया राजा अब आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता है। लोग हंसे। बीरबल भी मुस्कुराया। लेकिन गधे ने सच में अपनी पीठ से जमीन को रेत दी और उसमें से एक टहनी निकालकर अकबर के सामने रख दी, जैसे कह रहा हो, क्या आप एक राजा होकर इस सूखी टहनी को जीवन दे सकते हैं? अकबर ठहर गया, फिर बोला, नहीं, लेकिन अगर तुम जीवन दे सकते हो तो तुम सच्चे राजा हो। छठा दृश्य, अकबर की घोषणा। अगले दिन अकबर ने खुले मंच से घोषणा की, गधापुर न मेरा अधीन राज्य है, न उसकी जरूरत है। यह स्थान एक तीर्थ है जहां इंसान आकर खुद को समझ सकता है। जो यहां से शिक्षा लेकर लौटे वही असली राजा बन सकता है, अपने जीवन का, अपने विचारों का और अपनी आत्मा का। बीरबल बोला, जहां गधा राजा हो वहां मूर्खता नहीं बल्कि सहनशीलता राज करती है। अंतिम दृश्य, लौटती सीख। अकबर और बीरबल दिल्ली लौट आए और रास्ते भर दोनों चुप थे। अकबर ने धीरे से कहा, बीरबल, सोच रहा हूं दिल्ली के दरबार में कुछ दरबारियों को भी गधापुर भेज दूं। बीरबल हंसा, और कुछ को वहीं से गधे मंगाकर राजा बना देना चाहिए। दोनों हंसे, पर अकबर के मन में एक नया दृष्टिकोण जन्म ले चुका था। गधा कभी कभी सिर्फ जानवर नहीं होता, वह जीवन का सबसे शांत और सहनशील अध्याय होता है, जो न बोले फिर भी बहुत कुछ सिखा जाए। दिल्ली का दरबार हमेशा चमकता रहता था, लेकिन एक दिन वहां कुछ ऐसा हुआ जो इतिहास में किसी ने न सुना न देखा। बादशाह अकबर सुबह सुबह अपने बाग में टहल रहे थे, तभी एक दूत भागता हुआ आया और बोला, जहांपनाह, कुछ अजीब हुआ है। बीरबल अब गधा बन चुका है। अकबर चौंक उठे, क्या बकते हो? बीरबल, गधा? ये कोई मजाक है? नहीं हुजूर, दूत बोला, वह गधों की तरह बोल रहा है, घूम फिरकर केवल घास खा रहा है और किसी से बात भी नहीं करता। अकबर तुरंत वहां पहुंचे जहां बीरबल था। सचमुच बीरबल एक कोने में बैठा था, गधों जैसी आवाज निकाल रहा था, धेंचू धेंचू। वह घास के ढेर से मुंह नहीं हटा रहा था। अकबर ने उसे पुकारा, बीरबल, ये क्या मजाक है? बीरबल ने पलटकर देखा, आंखों में कुछ गहराई थी, लेकिन मुंह से फिर वही आवाज, धेंचू। अब बादशाह को बात कुछ ज्यादा ही अजीब लगी। उन्होंने हकीम बुलाए, ज्योतिष बुलाए, जादूगर बुलाए, पर कोई इलाज नहीं मिला। एक वृद्ध साधु को बुलाया गया। उसने अकबर से कहा, यह कोई साधारण बात नहीं है जहांपनाह। किसी ने बीरबल की आत्मा गधे में और गधे की आत्मा बीरबल में डाल दी है। एक दुर्लभ जादू है यह आत्मा परिवर्तन। अकबर की आंखें फैल गईं, तो क्या मतलब? बीरबल की आत्मा किसी गधे के शरीर में है और कोई गधा
अब बीरबल बनकर हमारे दरबार में है। जी हाँ, और वह गधा अब दरबार चला रहा होगा। अकबर भागे दरबार की ओर। वहां बीरबल की शक्ल में एक व्यक्ति बैठा था, पर उसकी चाल, उसकी बातों में वही गधापन था, मूर्खतापूर्ण तर्क, बेतुकी हंसी और हर बात पर अजीब सी गर्दन हिलाना। अकबर समझ गया गड़बड़ बहुत गहरी थी। अब असली बीरबल को वापस लाने के लिए एक तरकीब सोचनी थी। और बीरबल ही था जो हमेशा सबसे मुश्किल समय में रास्ता निकालता था। लेकिन वह अब एक गधे के शरीर में था। अकबर ने उस गधे, जिसके अंदर बीरबल की आत्मा थी, को एकांत में ले जाकर कहा, बीरबल, अगर तुम हो तो कोई संकेत दो। गधे ने अपनी नजरें उठाईं और पास में मिट्टी में एक सूखे फूल से अ लिखा। अकबर मुस्कराया। तो तुम वाकई बीरबल हो। अब बताओ, इस मुसीबत से निकलने का उपाय क्या है? गधा बीरबल ने 3 बार अपनी दाहिनी टांग उठाई, फिर मुंह झुकाकर बाएं कान को चाटा। अकबर ने समझा 3 काम करने होंगे। पहला, दाहिने मार्ग से चलना, दूसरा, झुककर विनम्रता से सोचना, और तीसरा, वही देखना जो सामने न दिखता हो। वह बीरबल की पुरानी शैली थी, रहस्यमयी संकेत। अकबर ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने दरबार में ऐलान किया, हम एक बड़ी प्रतियोगिता कराने जा रहे हैं, गधा बुद्धि प्रतियोगिता। इसमें जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान गधा साबित होगा, उसे भारत का विशेष सम्मान मिलेगा। दरबार के सभी दरबारी हंसने लगे, लेकिन गधा, जिसके शरीर में बीरबल की आत्मा फंसी थी, गंभीर दिख रहा था। अकबर ने असली गधे को, जो अब बीरबल था, प्रतियोगिता में उतारा। प्रतियोगिता शुरू हुई। सवाल पूछा गया, अगर 2 रास्ते हों, एक सीधा और एक टेढ़ा, तो गधा किसे चुनेगा? सभी बोले, सीधा रास्ता। लेकिन बीरबल वाला गधा चुप रहा। जब दोबारा पूछा गया, उसने धीरे से टेढ़े रास्ते की ओर मुंह किया। अकबर ने मुस्कराकर कहा, बिल्कुल सही। क्योंकि सीधा रास्ता अक्सर जाल होता है, टेढ़ा रास्ता सच्चाई की ओर ले जाता है। बीरबल यही कहा करता था। दूसरा सवाल, अगर घास सूखी हो और दूर हरी घास हो, तो गधा क्या करेगा? गधा बीरबल ने घास को सूंघा, फिर दूर की ओर देखने लगा। अकबर बोला, बीरबल की तरह ही दूरदृष्टि। अब आखिरी सवाल, अगर राजा मूर्ख हो जाए, तो गधा क्या करेगा? सभी डर गए। पर बीरबल वाला गधा सीधा अकबर के पास चला गया और धीरे से अपने मुंह से उनके सिर पर थपकी दी। अकबर भावुक हो गया, तुम ही हो बीरबल। अब समय है सब कुछ ठीक करने का। अकबर ने उस साधु को फिर से बुलाया। साधु ने कहा, अब जब पूरी सच्चाई सामने है, आत्मा का आदान प्रदान करने के लिए दोनों को साथ में सूर्यास्त के समय जल में उतरना होगा। और दोनों को एक दूसरे की आंखों में देखना होगा, बिना डरे, बिना हंसे, बिना बोले। अकबर ने इंतजाम किया। गधा बीरबल और बीरबल बना गधा दोनों को झील में ले जाया गया। सब कुछ वैसा ही हुआ, और अचानक जैसे ही सूरज डूबा, एक बिजली सी कड़क उठी और दोनों धराशायी हो गए। थोड़ी देर बाद बीरबल उठा, अब असली शरीर में, असली आत्मा के साथ। गधा भी सामान्य हो चुका था, अब वही सीधा घास खाने वाला। अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया। तुम्हारे बिना दरबार ऐसा लग रहा था जैसे शरीर बिना आत्मा। बीरबल बोला, और मेरा हाल ऐसा था जैसे आत्मा बिना शरीर। पर मैंने एक बात सीखी, जहांपना। क्या? अगर दुनिया में सबसे शांत, सहनशील और बुद्धिमान जीव ढूंढना हो, तो वह गधा हो सकता है, लेकिन वह अगर बीरबल बन जाए, तो फिर सारी दुनिया को आईना दिखा सकता है। अकबर मुस्कराया, तो फिर हमें अब से हर दरबारी को साल में एक दिन गधे के साथ समय बिताने भेजना चाहिए, ताकि वह असली समझदारी सीख सके। बीरबल ने सिर झुकाया, क्योंकि कभी कभी जो गधा दिखता है, वही गुरु बन जाता है। कहानी, बीरबल और उड़ता हुआ गधा।
बड़ी मजेदार सीधी कहानी, बिना पॉइंट और भाग के, पूरी एक बार में। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे। गर्मी बहुत थी और दरबार का माहौल उबाऊ हो चला था। तभी अकबर ने सोचा, कुछ ऐसा किया जाए कि सबका ध्यान हटे और थोड़ी हंसी भी हो। अकबर ने दरबारियों की तरफ देखा और कहा, क्या इस दुनिया में कोई ऐसा आदमी है जो गधे को उड़ाना सिखा सकता है? सब दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कुछ मुस्कराए, कुछ घबरा गए। बीरबल ने अपनी टोपी सीधी की और बोला, जहां पनाह, मैं गधे को उड़ाना सिखा सकता हूं। पूरा दरबार हंसी में डूब गया। अकबर भी मुस्कराए, बीरबल, क्या पागलपन है ये? गधा उड़ सकता है क्या? बीरबल बोला, अगर बादशाह का आदेश हो तो गधा भी उड़ सकता है, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम्हें 1 साल का समय देता हूं। अगर 1 साल बाद तुमने गधे को उड़ाया नहीं तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। बीरबल ने सिर झुकाया, मंजूर है। अब दरबार के बाहर बीरबल के पास लोग आने लगे। पंडित जी, आप पागल हो गए हैं क्या? गधा कैसे उड़ सकता है? बीरबल मुस्कराता और कहता, 1 साल बहुत लंबा समय होता है। या तो गधा मर जाएगा, या बादशाह कुछ और भूल जाएगा, या शायद मैं ही कहीं चला जाऊंगा। समय बीतता गया। अकबर कभी कभी याद दिलाता, बीरबल, उड़ता गधा याद है ना? बीरबल झुककर कहता, जहां पनाह, हर सुबह गधे को उड़ने की ट्रेनिंग दे रहा हूं। वह धीरे धीरे दौड़ने लगा है, अब बस पंख लगाने की देर है। 1 साल पूरा होने में 1 महीना बचा था। अकबर ने कहा, मैं खुद देखने आऊंगा कि गधा उड़ने के कितने करीब है। बीरबल ने कहा, हुजूर, गधे की उड़ान राज की बात है। आम लोगों के सामने वह शर्माता है। मैं चाहता हूं आप अकेले आए और गधे के कान में उड़ने का हुक्म दें। अकबर को मजा आने लगा। ठीक 1 दिन पहले वो अकेले बीरबल के घर पहुंचे। बीरबल ने गधे को सामने लाया। गधा बंधा हुआ था, लेकिन उसके पीठ पर 2 नकली पंख थे, बांस और कपड़े से बने हुए। बीरबल ने कहा, हुजूर, अब आप इसके कान में फुसफुसाकर कहिए, उड़ो। अकबर हंसी रोकते हुए गधे के पास गया और धीरे से कहा, उड़ो। गधा वहीं खड़ा रहा। बीरबल गंभीरता से बोला, हुजूर, शायद आपकी आवाज में बादशाही रौब नहीं रहा, जरा जोर से कहिए। अकबर ने फिर कहा, उड़ो, लेकिन गधा हिला भी नहीं। बीरबल ने कहा, हुजूर, देखिए, ये गधा तो उड़ना चाहता है, लेकिन जमीन पर इतने झूठ, लालच, धोखा है कि उसका दिल भारी हो गया है। अकबर अब हंसी नहीं रोक सका। बीरबल बोला, आपने 1 साल दिया और इस गधे ने कम से कम दौड़ना सीख लिया है, अब उड़ान उसकी मर्जी है। और वैसे भी गधा उड़ने के लिए नहीं होता, पर जो गधा उड़ाने का वादा कर दे और फिर भी जिंदा बचे, वही बीरबल होता है। अकबर ने कहा, बीरबल, तूने गधे को नहीं उड़ाया, लेकिन मेरी सोच जरूर उड़ गई। बीरबल मुस्कराया और कहा, जहां पनाह, कभी कभी गधा उड़ता नहीं, उड़ाने वाला उड़ जाता है, इज्जत में या जिंदगी से। अकबर ने हंसते हुए कहा, जा बीरबल, तेरी अक्ल के सामने असली गधा मैं हूं। कहानी, बीरबल और गधे की अदालत। पूरी सीधी बड़ी कहानी, बिना पॉइंट, बिना भाग, बस एक बार में मजेदार कहानी। एक दिन बादशाह अकबर अपने महल की बालकनी में बैठे नीचे का नजारा कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक आदमी अपने गधे को बड़ी बेरहमी से पीट रहा है। अकबर को बहुत बुरा लगा। उन्होंने सिपाही भेजे और उस आदमी को गधे सहित दरबार में हाजिर करवाया। दरबार लगा, अकबर सिंहासन पर थे। सामने गधा खड़ा था और उसके मालिक की हालत खराब थी, डर के मारे पसीने पसीने। अकबर ने कहा, इस बेजुबान गधे को इस तरह क्यों पीट रहे थे? वो आदमी कांपते हुए बोला, हुजूर, ये गधा है ही ऐसा।
जिद्दी, चलता नहीं, बोझ ढोता नहीं, सिर्फ खाता है। अकबर बोले, गधे को बोलने नहीं आता, लेकिन इसका दर्द हमें दिख रहा है। इसका फैसला अब बीरबल करेगा। बीरबल खड़ा हुआ और बोला, जहां पनाह, ये मामला अब गधे की अदालत में जाएगा। अकबर हंस पड़े, गधे की अदालत? वो क्या होती है? बीरबल बोला, जहां इंसानों से ज्यादा गधों की सुनवाई होती है और गधा भी इंसाफ मांग सकता है। अगले दिन बीरबल ने एक मैदान में गधे की अदालत लगवाई। चारों तरफ गधों को बांधा गया। बीच में एक तख्त रखा गया और उस पर गधा बैठाया गया, वही गधा जिसे पीटा गया था। उसके गले में माला थी और सिर पर नकली ताज। भीड़ जमा हो गई। सब ये तमाशा देखने आए थे कि आखिर बीरबल अब क्या करने वाला है। बीरबल खड़ा हुआ और गंभीर आवाज में बोला, दरबारगह में इंसानों की पेशी शुरू की जाती है। पहला केस, गधा बनाम उसका मालिक। सिपाही उस आदमी को पकड़कर लाए। बीरबल ने पूछा, क्या तुमने गधे को पीटा? आदमी बोला, हाँ, लेकिन वो कुछ करता ही नहीं। बीरबल ने गधे की तरफ देखा और बोला, गधा महाराज, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? गधा हिला, लेकिन बोला कुछ नहीं। बीरबल ने सिर हिलाया और बोला, महाराज चुप हैं। पर उनकी आंखें बता रही हैं कि उन्हें इंसाफ चाहिए। फिर बीरबल ने मैदान के चारों ओर खड़े गधों की ओर देखा और ऊंची आवाज में बोला, अगर तुम सबको लगता है कि इस आदमी ने गलत किया है तो अपनी आवाज निकालो। एक गधा ढेंचू बोला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ ही पलों में सारा मैदान ढेंचू ढेंचू से गूंजने लगा। बीरबल ने कहा, देखिए हुजूर, गधों की जूरी ने फैसला सुना दिया है। अकबर ने मुस्कराकर कहा, और सजा क्या होगी? बीरबल बोला, सजा यह कि इस आदमी को 3 दिन तक इस गधे के बराबर खाना मिलेगा, वही सूखी घास, वही पानी, और हर रोज उसे गधे की तरह 2 घंटे खड़ा रखा जाएगा। अकबर ने हंसते हुए सजा मंजूर कर ली। 3 दिन बाद वही आदमी फिर दरबार में लाया गया। उसकी हालत बिगड़ी हुई थी, भूखा, थका और शर्मिंदा। अकबर ने पूछा, अब क्या कहना है? आदमी रोते हुए बोला, हुजूर, अब समझ में आया। ये गधा नहीं, फरिश्ता है। मैंने इसे कभी इंसान नहीं समझा, लेकिन अब जान गया हूं कि इसके धैर्य में कितनी ताकत है। बीरबल ने गधे की पीठ पर हाथ फेरा और बोला, गधा कभी शिकायत नहीं करता, बस सहता है। पर अगर उसका इंसाफ भी नहीं होगा तो हम इंसान किस काम के? अकबर ने सबके सामने ऐलान किया, आज से जो भी जानवरों पर अत्याचार करेगा उसे पहले गधे की अदालत में पेश किया जाएगा। पूरा दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा और गधे ने भी ढेंचू कहकर जैसे अपनी बात रख दी। समाप्त। अगर अब अगली कहानी बीरबल और गधा मंत्री बना सुननी हो तो बताना। अकबर के दरबार में एक सुनसान दोपहर की किरण फैल रही थी। राजमहलों की शोभा में अचानक एक विचित्र प्राणी का आगमन हुआ, जिसके अस्तित्व पर लोग आज तक आश्चर्यचकित हैं। दरबार के सदस्यों के बीच एक हुलसहुलस सी हलचल मच गई जब अकबर ने अपने लिए एक अनजान लेकिन अद्भुत साथी की उपस्थिति देखी, एक बुद्धिमान, अनौपचारिक गधा, जिसका रूप और व्यवहार दोनों ही असामान्य था। उस समय के समृद्ध जीवन में, जहां युद्धों, काव्य और दर्शन की भारी धारा बह रही थी, यह गधा ऐसा प्रतीत होता था मानो किसी दूसरी दुनिया से आया हो। गधे का नाम उस समय किसी ने न सुना था, किंतु उसकी आंखों में विद्यमान निश्चल सच्चाई और एक विचित्र मुस्कान मानो जीवन की गहराइयों का रहस्य बताने की कोशिश कर रही हो। अकबर, जो स्वयं अद्भुत कहानियों और अनगिनत रहस्यों से परिचित थे, ने गधे को अपने दरबार में आमंत्रित किया। उस दिन की शाम जैसे ही सूरज ढलने लगा, दरबार के प्रांगण में एक नई कथा की शुरुआत हुई। गधे ने बिना किसी औपचारिकता के
अपनी अनौपचारिक भाषा में अकबर से बात करना शुरू कर दी। उसकी भाषा सरल मगर अर्थपूर्ण थी। उसने कहा कि वह एक साधारण गधा नहीं, बल्कि समय की रेत में खोए हुए वर्षों का एक जीवंत इतिहास है। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी, मानो प्रत्येक शब्द में जीवन के गूढ़ अनुभव निहित हों। अकबर अपने अतीत के युद्ध, प्रेम और दुख भरे किस्सों से परे अब पहली बार एक ऐसे साथी के दर्शन कर रहे थे जिसने जीवन को एक नए नजरिए से देखा था। गधे ने अकबर को एक ऐसे सफर पर ले जाने की प्रतिज्ञा की जहां उसे अज्ञात मार्गों, छिपे हुए राजों और अस्तित्व के गूढ़ प्रश्नों से रूबरू करवाया जाएगा। दरबार में सभी लोग उत्सुकता से सुनते रहे, मानो यह कहानी भविष्य में कभी समाप्त न हो सके। गधे की पहली सीख थी, जीवन में बड़ा ज्ञान पाने के लिए आप उन राहों पर चलें जिन्हें आम लोग नहीं चुनते। और फिर बिना किसी देरी के वह एक ऐसे अजीब देश की कहानी बताने लगा जहां सूरज की किरणें भी एक अनोखे ताज के रूप में चमकती थीं, जहां गगन में तैरते बादल आदमियों की भांति बातचीत करते थे। इस देश में एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रहता था, जिसका नाम रहीम था। रहीम न केवल अपनी मेहनत बल्कि अपने खुले दिल के लिए प्रसिद्ध था। उसके जीवन की कथा में समय समय पर ऐसे मोड़ आते रहे जहां वह किसी अजीब घटना का हिस्सा बनता। उसी गांव में एक दिन अचानक एक रहस्यमयी घटना घटी, जिसमें एक चमकीली रोशनी ने पूरे गांव को अपने प्रकाश से भर दिया। लोगों ने बताया कि यह रोशनी किसी दिव्य आग के समान थी, जिसने सभी के मन में आशा और उत्साह की लौ जगा दी। रहीम उस प्रकाश का पीछा करते हुए गांव से दूर एक जंगल में चला गया, जहां उसे एक बूढ़ी चरवाहे की दीवार के किनारे एक गुप्त दरवाजा दिखा। दरवाजा अदृश्य सा था, पर जिस पार से मधुर संगीत की धुन आती थी, वह अनजाने आकर्षण का केंद्र बन गया। रहीम ने उस दरवाजे को खोला और पाया कि उसके सामने एक विशाल पुस्तकालय फैला हुआ था, जहां अरबों कहानियों, गीतों और रहस्यों का भंडार था। वहां की वार्ताएं, शब्द और प्रतीक उसकी आत्मा को झंकृत कर गए। उसी पुस्तकालय के एक प्राचीन पन्ने पर उसने एक ऐसी कहानी पढ़ी जो उसकी अपनी जिंदगी के कई अधूरे सपनों को जीवंत कर रही थी। कहानी का प्रकाश मानो अतीत के किस्सों से निकलता हुआ वर्तमान के साथ मिल रहा था और भविष्य के रहस्यों का संकल्प ले रहा था। रहीम उस पुस्तकालय में गहराई से डूब गया और हर एक कथा से कुछ न कुछ सीखने लगा। उसने महसूस किया कि जीवन में जितनी भी कठिनाइयां आती हैं, उनमें भी एक गूढ़ सौंदर्य होता है जिसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। किताबों के पन्नों से निकलते शब्द जैसे मानो उसे एक अदृश्य दुनिया की यात्रा पर ले जाते, जहां हर एक पात्र के पीछे एक अनसुनी कहानी छिपी थी। उसी समय दरबार में भी अकबर सुनते सुनते मुस्कुरा रहे थे, मानो गधे की यह बात उनकी आत्मा तक पहुंच गई हो। अकबर ने महसूस किया कि ज्ञान केवल सैनिकों की तलवार या मंत्रों की शक्ति में नहीं, बल्कि उन जीवंत कहानियों में निहित है जो हमें हमारी वास्तविकता से परे ले जाती हैं। गधे ने आगे बढ़ते हुए बताया कि इस अद्भुत देश में रहीम की खोज केवल एक साहित्यिक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक आत्मिक यात्रा थी। वह उस पुस्तकालय में कई महीने बिताने लगा, जहां उसे अतीत के महान ऋषियों, कवियों और दार्शनिकों के विचार मिलते रहे। उसकी यात्रा के दौरान उसने अपने भीतरी भय और संदेह से लड़ना सीखा। कभी कभी उसे ऐसा महसूस होता कि हर पन्ना एक नई चुनौती प्रस्तुत करता है, कभी यादों की नदी तो कभी समय के कालों का अंधकार। परंतु उसने दृढ़ निश्चय से उन सभी बाधाओं को पार किया। एक दिन पुस्तकालय के एक कोने में उसे एक अजीब तरह का चित्र मिला, जिसमें एक दिव्य प्रकाश था जो अनंत समय की कहानी बयां कर रहा था। वह चित्र मानो उसे यह संदेश दे रहा था कि हर जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब व्यक्ति को अपने आप से सवाल करने का अधिकार होता है, मैं कौन हूँ और मेरा सत्य क्या है। रहीम ने उस चित्र के आगे बैठकर घंटों तक ध्यान लगाया और धीरे धीरे उसकी आंतरिक ऊर्जा जग उठी।
उस दिन की अनुभूति ने उसे पूरी तरह से बदल दिया। उसने जाना कि ज्ञान केवल बाहरी पुस्तकों में निहित नहीं है, बल्कि आत्मा की गहराइयों में भी बसा होता है। दरअसल इसी समय अकबर का दरबार भी एक नई दिशा में अग्रसर हो उठा था। दरबार के मजलिस में गधे की बातें चारों ओर फैल गई थीं। दरबार के बूढ़े विद्वान भी इस रहस्य में उलझे हुए थे। एक ओर जहां कुछ लोग इसे एक साधारण मनोरंजन मान रहे थे, वहीं कुछ ने गहरे संकेतों को समझते हुए इसे एक दर्शनयुक्त यात्रा कहा। अकबर ने खुद भी महसूस किया कि समय के साथ बदलते विचारों में उनके दरबार में आज तक एक अनजान रहस्य छिपा है, एक ऐसा रहस्य जो न केवल उनके शासन को बल्कि उनके स्वयं के अस्तित्व को भी चुनौती देता है। बाद में जब रहीम ने उस पुस्तकालय से विदा लेने का निर्णय किया, तो उसने अपने साथ एक ऐसा ज्ञान लेकर चला जिसकी चमक ने उसे अंधेरे से बाहर और उजाले में कदम रखने का साहस प्रदान किया। उसने समझा कि जीवन की प्रत्येक चुनौती एक अवसर है, एक ऐसा अवसर जो हमें हमारे अंदर छुपे हुए महानता का एहसास कराता है। उसी समय अकबर के दरबार में भी गधे की बातों से एक नई सोच पैदा हुई। कुछ राजकुमारों ने भी अपने पुराने दृष्टिकोणों को त्यागते हुए ज्ञान की खोज में कदम बढ़ाया। गधे ने अपनी कहानी के माध्यम से न केवल एक अद्वितीय यात्रा को बयान किया, बल्कि यह भी सिखाया कि प्रत्येक व्यक्ति में अपार संभावनाएं निहित होती हैं। उसने कहा कि कभी-कभी हमें अपनी पहचान बदलने के लिए उस अज्ञात के दरवाजे को खोलने की आवश्यकता होती है, जो हमारे भीतर छिपे रहस्यों को उद्घाटित कर सके। उसकी यह बात मानो सीधे दिल से निकलती प्रतीत हो रही थी और सुनने वाले सभी के मन पर गहरी छाप छोड़ गई। जैसे जैसे शाम की रोशनी धीरे धीरे गायब होने लगी और चांदनी ने दरबार के आंगन को चमका दिया, गधे की कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच गई। उसने बताया कि कैसे एक समय ऐसा भी आया जब उसे खुद अपनी पहचान पर संदेह हुआ, जब वह समझ न पाया कि क्या वह केवल एक साधारण गधा है या फिर वह एक संदेशवाहक, एक दार्शनिक और जीवन के गूढ़ रहस्यों का संरक्षक। उसकी इस अंतर्दृष्टि ने न केवल अकबर को बल्कि दरबार के अन्य सदस्यों को भी अपने भीतर झांकने पर मजबूर कर दिया। उस रात दरबार में एक अनोखा मौन छा गया। हर कोई अपने विचारों में खोया हुआ था, कुछ अपने अतीत की कहानियों में डूबे तो कुछ अपने भविष्य के स्वप्नों में खोए हुए थे। गधे ने चुपचाप अपने विचारों को शब्दों में पिरोते हुए ऐसे संदेश दिए जो मानव जीवन की जटिलताओं और सरलताओं दोनों को उजागर करते थे। उसने बताया कि जीवन का प्रत्येक पल हमें यह सिखाता है कि कैसे संघर्षों में भी आनंद ढूंढा जा सकता है और कैसे निराशाओं में भी आशा की लौ जलती रहती है। उसकी भाषा में एक कविता जैसी मधुरता थी जो सुनने वाले के हृदय में बसे संगीतमय अनुभवों को जगाने लगी। इसके बाद जब सुबह की पहली किरणें दरबार में प्रवेश करने लगीं, तो अकबर ने स्वयं को उस गधे के अनुभवों और शिक्षाओं के प्रति संवेदनशील पाया। उसने निश्चय किया कि वह अपने राज्य में ऐसे कार्यक्रम आयोजित करेगा जहां लोगों को भी अपनी भीतरी यात्रा पर निकलने और ज्ञान के उस अज्ञात दरवाजे को खोलने का साहस मिले। उसी दिन से अकबर के दरबार में केवल युद्ध की रणनीतियों या राजदंड के मसलों पर ही नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार और दार्शनिक प्रश्नों पर भी विचार विमर्श होने लगा। गधे की अनसुनी कहानी, जो अब तक केवल एक प्रारंभिक अध्याय के रूप में रही, अगले कई दिनों तक दरबार के हर वर्ग में फैल गई। हर किसी ने अपने अपने दृष्टिकोण से उस कथा की पुनः व्याख्या की। कुछ ने इसे जीवन की जटिलताओं का दर्पण मानकर देखा, तो कुछ ने इसे अपने भीतर के भय और आशाओं का प्रतिबिंब समझा। इस अनोखी कथा के प्रवाह में वह गधा भी धीरे धीरे एक प्रतीक बन गया, ज्ञान और आत्मा के उत्थान का एक जीवंत उदाहरण, जो यह संदेश देता था कि बाहरी चमकदमक से परे जीवन की वास्तविक सुंदरता छिपी होती है। गधे ने आगे कहा कि अपनी यात्रा में उसने एक ऐसे मंदिर का भी अनुभव किया जहां पर अनगिनत देवताओं के चित्र और मूर्तियां थीं,
जो समय समय पर अपनी दहलीज पर अद्भुत कथाएं बयां करती थीं। उस मंदिर में प्रवेश करते ही रहस्यमय संगीत की लहरें फैल गईं, मानो प्रत्येक सुर किसी प्राचीन सत्य को उजागर कर रहे हों। मंदिर के प्रांगण में पड़े पुराने दीवारों पर लिखी कविताएं और कथाएं जितनी भी पुरानी थीं, उनमें एक नवीन ऊर्जा महसूस होती थी। वहां बैठकर उस गधे ने स्वयं से प्रश्न किए, क्या वास्तव में हम अपने परिचित संसार के बियॉन्ड जाकर अपनी असली पहचान तक पहुंच सकते हैं? क्या हमारे भीतर की अद्भुत शक्ति, जिसे हम अनदेखा कर देते हैं, एक दिन प्रकट होगी? उस मंदिर से बाहर निकलते हुए गधे ने महसूस किया कि ज्ञान एक ऐसी नदी है जो कभी रुकती नहीं। जैसे जैसे वह अपने अद्वितीय सफर पर आगे बढ़ा, उसके मन में यह दृढ़ विश्वास उतर गया कि प्रत्येक प्राणी, चाहे वह कितना भी साधारण क्यों न लगे, में एक दिव्य ज्योति होती है। उसने अपने अनुभवों से यह सीखा कि जीवन में जितनी भी बाधाएं आए, यदि हम अपने हृदय की गहराइयों में झांकें, तो हमें अपने भीतर अनंत संभावनाओं का पता चल जाता है। दरबार के लोग, जो पहले केवल हंसते हंसते इस विचित्र साथी के किस्सों को सुनते थे, अब धीरे धीरे अपने स्वयं के अस्तित्व के सवाल उठाने लगे। अकबर ने भी अपने भीतर के उन अनजाने डर, आशाएं और सपनों को समझने की ठानी। उस सुबह के बाद उनके दरबार में एक नई बहस चलने लगी, ऐसा बहस जिसमें युद्ध की तलवारों की जगह ज्ञान की मशाल जल रही थी। किसी ने कहा कि यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि जो भी हम समझते हैं, उससे कहीं अधिक गहराई में हमारा अस्तित्व छिपा होता है। किसी ने कहा कि हमें अपने भीतर के उस अनदेखे गहरे सागर को पहचानना चाहिए, जहां हर बूंद जीवन के अकल्पनीय रहस्य संजोए हुए। गधे की यह अनसुनी कहानी धीरे धीरे एक ऐसी परंपरा में परिवर्तित हो गई, जिसे सुनना अब मात्र मनोरंजन नहीं रहा, बल्कि एक आत्मचिंतन का साधन बन गया। दरबार के ज्ञानियों ने इसमें दार्शनिक तत्व खोज निकाले, तो आम लोग इसे अपने दैनिक जीवन की प्रेरणा मानने लगे। अकबर ने स्वयं अपनी आंखों से देखा कि कैसे एक साधारण गधे की कहानी ने उनके दरबार के हर व्यक्ति के मन में परिवर्तन की लहर दौड़ा दी है। उसने महसूस किया कि ज्ञान के लिए जिस दरवाजे को खोलना होता है, वह बाहरी सजावट से कहीं अधिक भीतर का द्वार होता है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि किसी भी दिशा में आगे बढ़ने से पहले हमें अपने मन के गहरे प्रश्नों का सामना करना होता है। जैसे रहीम ने उस मंदिर में बैठकर अपने मन की परतें खोली, वैसे ही हमें भी अपने भीतर की अनसुलझी पहेलियों को समझने की जरूरत होती है। उस दिन से लेकर दरबार के हर एक सदस्य ने इस बात को आत्मसात कर लिया कि वास्तविक शक्ति बाहरी चुनौतियों में नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर छुपे उस अद्भुत सत्य में निहित है। अकबर ने निर्णय किया कि वह अपने राज्य में कला, साहित्य और दार्शनिकता को बढ़ावा देगा। उसने दरबार के चारों ओर एक ऐसा वातावरण तैयार किया जहां हर व्यक्ति को अपनी आत्मा के सच्चे स्वर को पहचानने का अवसर मिले। गधे ने भी अपने अनुभवों को और विस्तार से बताना शुरू किया, मानो समय के प्रत्येक मोड़ पर वह एक नई सीख लेकर आता हो। उसकी बातों में एक अद्भुत सहजता और गंभीरता थी, जिससे सुनने वाले को ऐसा लगता था कि वह स्वयं जीवन के रहस्य से रूबरू हो रहे हों। ज्यों-ज्यों दिन बीतते गए, अकबर के दरबार में केवल युद्ध की रणनीतियां, राजनीति और भौतिक सुख सुविधाओं की चर्चा कम होने लगी और स्थान पर आत्मज्ञान, प्रेम और समग्र अस्तित्व की गहन चर्चाएं होने लगीं। लोगों ने महसूस किया कि जीवन में जितनी भी चुनौतियां आए, यदि हम अपने भीतर झांकें, तो हमें हर कठिनाई के पार एक उजाला दिखाई देगा। गधे ने एक बार कहा था कि जीवन में आशा का वह स्रोत कभी सूखता नहीं, बल्कि प्रत्येक बूंद में एक नई संभावना भरी होती है। इस तरह उस दिन से लेकर अब तक अकबर के दरबार में गधे की अनसुनी कहानी एक ऐसी धारा बन गई, जिसने न केवल दरबार के महलों की दीवारों पर गूंजती हुई अनगिनत कथाओं का संकलन किया, बल्कि उस वक्त के हर व्यक्ति के दिल में एक अनूठा अनुभव भी पैदा किया। उस अनुभव में जीवन की कठिनाइयों,
अद्भुत सपनों और भीतर छिपी अनंत संभावनाओं का अद्भुत मेल था। अकबर के दरबार में उस अद्भुत घटनाक्रम ने एक नए परिवर्तन की लहर दौड़ा दी थी। अगले दिनों का वातावरण ऐसा था कि मानो दरबार के हर कोने में एक नई ऊर्जा समा गई हो। उस अजीब गधे की उपस्थिति ने अब तक के परंपरागत विचारों में हलचल मचा दी थी। दरबार में बैठे राज दरबारी न केवल सामरिक मामलों और प्रबल राजनीति में रुचि लेते थे, बल्कि अब वे अपनी आत्मा के अंदर झांकने और गहरे दार्शनिक प्रश्नों का सामना करने को भी उत्सुक थे। एक दिन जब सूरज ने गहरी लालिमा बिखेरी और आकाश के रंगों में एक अद्वितीय परिवर्तन आया, अकबर ने दरबार के सभी सज्जनों को एक विशेष सभा में आमंत्रित किया। सभा के प्रांगण में मोमबत्तियों की मृदु ज्योति फैल गई थी और हवा में एक शीतलता थी जो किसी गीत की मधुर लय की तरह सबको बांध लेती थी। गधे ने एक शांत और गंभीर स्वर में बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में अनुभव की उस गहराई थी जिसे शब्दों में बयां करना कठिन था। वह कहने लगा कि ज्ञान का सार केवल बाहरी पुस्तकों में नहीं, बल्कि उन अनुभवों में छुपा है जिन्हें हमने स्वयं जिया है। उसकी बातों का प्रभाव सभी पर ऐसा पड़ा जैसे किसी महान साधु की वाणी से दिए गए उपदेश हों। उस सभा में उपस्थित विद्वान, कवि और सैनिक सभी ने ध्यानपूर्वक उसके शब्द सुने। उन्होंने महसूस किया कि जीवन के उन रहस्यों को समझना जो अक्सर हमारी सोच के परे होते हैं, एक नई दिशा प्रदान करता है। गधे ने बताया कि जीवन की प्रत्येक घटना, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, एक गहरी कहानी के झरोखे से गुजरती है। उसने अपने अनुभवों का वर्णन करते हुए कहा कि कैसे वह अपने सफर के दौरान विभिन्न प्राचीन मंदिरों, संग्रहालयों और गलियों से गुजरा, जहां उसे समय के अंशों की गूंज सुनाई देती थी। हर एक दीवार, हर एक शिलालेख उसके मन में एक नई कथा को उजागर कर देता था। अकबर ने उस दिन निश्चय किया कि उसके दरबार में केवल सैन्य या राजनीतिक रणनीतियां नहीं, बल्कि दार्शनिक चर्चाएं भी होंगी। उसने आदेश दिया कि दरबार में हर सप्ताह एक सत्र आयोजित किया जाएगा, जहां विभिन्न विषयों पर विमर्श हो सकेगा, चाहे वह कला। गधे की यह अनसुनी कहानी धीरे धीरे एक ऐसी परंपरा में परिवर्तित हो गई जिसे सुनना अब मात्र मनोरंजन नहीं रहा, बल्कि एक आत्मचिंतन का साधन बन गया। दरबार के ज्ञानियों ने इसमें दार्शनिक तत्व खोज निकाले तो आम लोग इसे अपने दैनिक जीवन की प्रेरणा मानने लगे। अकबर ने स्वयं अपनी आंखों से देखा कि कैसे एक साधारण गधे की कहानी ने उनके दरबार के हर व्यक्ति के मन में परिवर्तन की लहर दौड़ा दी है। उसने महसूस किया कि ज्ञान के लिए जिस दरवाजे को खोलना होता है, वह बाहरी सजावट से कहीं अधिक भीतर का द्वार होता है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि किसी भी दिशा में आगे बढ़ने से पहले हमें अपने मन के गहरे प्रश्नों का सामना करना होता है। जैसे रहीम ने उस मंदिर में बैठकर अपने मन की परतें खोली, वैसे ही हमें भी अपने भीतर की अनसुलझी पहेलियों को समझने की जरूरत होती है। उस दिन से लेकर दरबार के हर एक सदस्य ने इस बात को आत्मसात कर लिया कि वास्तविक शक्ति बाहरी चुनौतियों में नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर छुपे उस अद्भुत सत्य में निहित है। अकबर ने निर्णय किया कि वह अपने राज्य में कला, साहित्य और दार्शनिकता को बढ़ावा देगा। उसने दरबार के चारों ओर एक ऐसा वातावरण तैयार किया जहां हर व्यक्ति को अपनी आत्मा के सच्चे स्वर को पहचानने का अवसर मिले। गधे ने भी अपने अनुभवों को और विस्तार से बताना शुरू किया, मानो समय के प्रत्येक मोड़ पर वह एक नई सीख लेकर आता हो। उसकी बातों में एक अद्भुत सहजता और गंभीरता थी, जिससे सुनने वाले को ऐसा लगता था कि वह स्वयं जीवन के रहस्य से रूबरू हो रहे हों। ज्यों-ज्यों दिन बीतते गए, अकबर के दरबार में केवल युद्ध की रणनीतियां, राजनीति और भौतिक सुख सुविधाओं की चर्चा कम होने लगी और स्थान पर आत्मज्ञान, प्रेम और समग्र अस्तित्व की गहन चर्चाएं होने लगीं। लोगों ने महसूस किया कि जीवन में जितनी भी चुनौतियां आए, यदि हम अपने भीतर झांकें तो हमें हर कठिनाई के पार एक उजाला दिखाई देगा।
गधे ने एक बार कहा था कि जीवन में आशा का वह स्रोत कभी सूखता नहीं, बल्कि प्रत्येक बूंद में एक नई संभावना भरी होती है। इस तरह उस दिन से लेकर अब तक अकबर के दरबार में गधे की अनसुनी कहानी एक ऐसी धारा बन गई जिसने न केवल दरबार के महलों की दीवारों पर गूंजती हुई अनगिनत कथाओं का संकलन किया, बल्कि उस वक्त के हर व्यक्ति के दिल में एक अनूठा अनुभव भी पैदा किया। उस अनुभव में जीवन की कठिनाइयों, अद्भुत सपनों और भीतर छिपी अनंत संभावनाओं का अद्भुत मेल था। अकबर के दरबार में उस अद्भुत घटनाक्रम ने एक नए परिवर्तन की लहर दौड़ा दी थी। अगले दिनों का वातावरण ऐसा था कि मानो दरबार के हर कोने में एक नई ऊर्जा समा गई हो। उस अजीब गधे की उपस्थिति ने अब तक के परंपरागत विचारों में हलचल मचा दी थी। दरबार में बैठे राज दरबारी न केवल सामरिक मामलों और प्रबल राजनीति में रुचि लेते थे, बल्कि अब वे अपनी आत्मा के अंदर झांकने और गहरे दार्शनिक प्रश्नों का सामना करने को भी उत्सुक थे। एक दिन जब सूरज ने गहरी लालिमा बिखेरी और आकाश के रंगों में एक अद्वितीय परिवर्तन आया, अकबर ने दरबार के सभी सज्जनों को एक विशेष सभा में आमंत्रित किया। सभा के प्रांगण में मोमबत्तियों की मृदु ज्योति फैल गई थी और हवा में एक शीतलता थी जो किसी गीत की मधुर लय की तरह सबको बांध लेती थी। गधे ने एक शांत और गंभीर स्वर में बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में अनुभव की उस गहराई थी जिसे शब्दों में बयां करना कठिन था। वह कहने लगा कि ज्ञान का सार केवल बाहरी पुस्तकों में नहीं, बल्कि उन अनुभवों में छुपा है जिन्हें हमने स्वयं जिया है। उसकी बातों का प्रभाव सभी पर ऐसा पड़ा जैसे किसी महान साधु की वाणी से दिए गए उपदेश हों। उस सभा में उपस्थित विद्वान, कवि और सैनिक सभी ने ध्यानपूर्वक उसके शब्द सुने। उन्होंने महसूस किया कि जीवन के उन रहस्यों को समझना जो अक्सर हमारी सोच के परे होते हैं, एक नई दिशा प्रदान करता है। गधे ने बताया कि जीवन की प्रत्येक घटना, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, एक गहरी कहानी के झरोखे से गुजरती है। उसने अपने अनुभवों का वर्णन करते हुए कहा कि कैसे वह अपने सफर के दौरान विभिन्न प्राचीन मंदिरों, संग्रहालयों और गलियों से गुजरा, जहां उसे समय के अंशों की गूंज सुनाई देती थी। हर एक दीवार, हर एक शिलालेख उसके मन में एक नई कथा को उजागर कर देता था। अकबर ने उस दिन निश्चय किया कि उसके दरबार में केवल सैन्य या राजनीतिक रणनीतियां नहीं, बल्कि दार्शनिक चर्चाएं भी होंगी। उसने आदेश दिया कि दरबार में हर सप्ताह एक सत्र आयोजित किया जाएगा, जहां विभिन्न विषयों पर विमर्श हो सकेगा, चाहे वह कला हो, इतिहास हो या फिर जीवन के गूढ़ रहस्य। इस नए सत्र के दौरान गधे ने भी बार बार अपना अनुभव साझा किया। कभी वह अपने अतीत की कठिनाइयों की बात करता, तो कभी वह उन क्षणों का स्मरण करवाता था जहां जीवन ने उसे अनंत संभावनाओं से रूबरू कराया था। उसकी कहानी में एक ऐसा जादू था कि सुनने वाले के मन में आत्मचिंतन की लहर दौड़ जाती थी। समय के साथ दरबार में परिवर्तन की यह प्रक्रिया धीरे धीरे विशाल सामूहिक चेतना के रूप में विकसित होने लगी। दरबार के युवा राजकुमारों ने अपने पुराने स्वभाव को त्याग कर ज्ञान के नए आयामों में कदम रखा। उन विचारों में जो गधे ने प्रस्तुत किए थे, उन्हें एक नई रोशनी मिली। उन्होंने महसूस किया कि युद्ध की तलवारों से परे सबसे बड़ी लड़ाई स्वयं से होती है, अपने भीतर के संदेह, भय और अपूर्णताओं से। अकबर खुद ने भी अपने अतीत के अत्याचारों और सफलताओं को पीछे छोड़कर आत्मान्वेषण की राह चुनी। उसने गधे की शिक्षाओं को अपनाते हुए स्वयं को एक शिक्षक की तरह स्थापित किया, ताकि राज्य के प्रत्येक नागरिक तक ज्ञान की यह अमूल्य वार्ता पहुंच सके। एक दिन दरबार में आयोजित एक विशेष सभा में गधे ने उन रहस्यमयी मंदिरों और प्राचीन ग्रंथों का वर्णन किया जहां उसे अद्भुत अनुभव हुए थे। उसने बताया कि किस प्रकार एक प्राचीन आश्रम में वह एक मौन साधु से मिला, जिसके चेहरे पर समय का हर रंग गहरा उतरा था। उस साधु ने उसे एक पुरानी कविता सुनाई, जिसका हर शब्द मानो एक गहन अर्थ समेटे हुए था।
वह कविता उस पल के आभास की तरह थी जब समय ठहर सा गया था और केवल आत्मा ही बोल रही थी। गधे ने कहते हुए बताया कि कविता के शब्दों में जीवन के उन अंशों की गूंज थी जिन्हें शब्दों में पिरोना अत्यंत दुर्लभ होता है। उसकी भाषा में एक नर्मता और उभरते हुए उदार विचारों की झलक थी जो सुनने वाले को भीतर तक प्रभावित कर गई। दरबार में मौजूद हर व्यक्ति, चाहे वह बूढ़े विद्वान हो या युवा साधक, इस गद्य की आंच में मग्न हो गए। उनकी आंखों में एक चमक थी, मानो उन्हें किसी नई दुनिया का दर्शन हो रहा हो। गधे ने स्पष्ट किया कि हर व्यक्ति के भीतर अनगिनत गुण और विशेषताएं छुपी होती हैं, जिन्हें अगर सही दिशा में उजागर किया जाए तो व्यक्ति स्वयं एक संपूर्ण सृष्टि बन जाता है। उसने बताया कि कैसे वह एक दिन अचानक अपने आप में एक परिवर्तन का अनुभव करता है, जब उसे महसूस होता है कि वह केवल एक साधारण गधा नहीं, बल्कि अस्तित्व के रहस्यों का एक जीवंत प्रमाण है। उस शाम को जब सभा का समापन हुआ, तो दरबार के सभी सदस्यों की आत्मा में कुछ तो बदल गया था। अकबर ने निश्चय किया कि वह गधे के अनुभवों को लिखित रूप में संजोएगा और उन्हें आगे की पीढ़ियों तक पहुंचाएगा। यह निर्णय दरबार में एक नई चेतना के जन्म का संकेत था। वहां न केवल शास्त्रीय संगीत की मधुर धुनें बजने लगीं, बल्कि गद्य की वह आवाज जो ज्ञान की अनंत यात्रा का प्रतिनिधित्व करती थी, हर दिल में बसी हुई प्रतीत होने लगी। कई दिनों तक दरबार में इसी प्रकार के सत्र चलने लगे। राजदरबारी, दफ्तर के मुख्य अधिकारी और आम नागरिक सभी ने मिलकर अपने अपने अनुभवों का आदान प्रदान किया। उस गधे की कहानियों में वे अपनी पीढ़ियों की अनसुलझी पहेलियों का हल ढूंढने लगे थे। एक शाम जब आकाश में तारों की ज्योति फैल गई और रात ने अपनी चादर ओढ़ ली, अकबर ने स्वयं गधे के पास बैठकर उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की। उसने देखा कि उन आंखों में एक गहराई थी जो सदियों के ज्ञान और अनुभव को दर्शाती थी। वह समझ गया कि प्रत्येक जीव के भीतर जीवन के रहस्यों का भंडार निहित होता है, और यदि हम उस भंडार को खोलने का साहस करें तो हमें जीवन के वास्तविक अर्थ का पता चल सकता है। गधे ने चुपचाप अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को अक्सर ऐसे मोड़ का सामना करना पड़ता है जहां उसे अपने स्वयं के अस्तित्व से प्रश्न पूछने की आवश्यकता होती है। उसने कहा कि कैसे उसे भी कई बार ऐसा अनुभव हुआ कि उसकी पहचान धुंधली पड़ने लगी, मानो वह किसी मायावी जाल में फंस गया हो। परंतु हर बार वह अपने अंदर की गहराइयों में उतरकर उस प्रकाश को खोज निकलता था जो उसे आत्मविज्ञान और नवचेतना से भर देता था। उस गधे की बातों में ऐसा अद्भुत सामंजस्य था कि समय भी मानो थम सा गया है। उसकी प्रत्येक सीख ने दरबार के लोगों में उत्साह और जिज्ञासा की नई लहर पैदा कर दी। समय के साथ अकबर के राज्य में कला, संगीत, साहित्य और दर्शन की एक नई क्रांति का संचार हुआ। राज्य के प्रत्येक कोने से बुद्धिमान पुरुष और महिला अपनी दहलीज पर पहुंचने लगे और गधे की उन अनसुनी कहानियों में वे अपनी जीवन यात्रा के नए अध्याय खोजने लगे। अकबर ने देखा कि जब लोगों के मन में स्वयं के भीतर छुपी चेतना जागृत होती है तो राज्य की शक्ति केवल भौतिक सीमाओं तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह एक उच्चतर, आदर्श और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध समाज का निर्माण कर सकती है। हो इतिहास हो या फिर जीवन के गूढ़ रहस्य, इस नए सत्र के दौरान गधे ने भी बार बार अपना अनुभव साझा किया। कभी वह अपने अतीत की कठिनाइयों की बात करता, तो कभी वह उन क्षणों का स्मरण करवाता था जहां जीवन ने उसे अनंत संभावनाओं से रूबरू कराया था। उसकी कहानी में एक ऐसा जादू था कि सुनने वाले के मन में आत्मचिंतन की लहर दौड़ जाती थी। समय के साथ दरबार में परिवर्तन की यह प्रक्रिया धीरे धीरे विशाल सामूहिक चेतना के रूप में विकसित होने लगी। दरबार के युवा राजकुमारों ने अपने पुराने स्वभाव को त्याग कर ज्ञान के नए आयामों में कदम रखा। उन विचारों में जो गधे ने प्रस्तुत किए थे, उन्हें एक नई रोशनी मिली।
उन्होंने महसूस किया कि युद्ध की तलवारों से परे सबसे बड़ी लड़ाई स्वयं से होती है, अपने भीतर के संदेह, भय और अपूर्णताओं से। अकबर खुद ने भी अपने अतीत के अत्याचारों और सफलताओं को पीछे छोड़कर आत्मान्वेषण की राह चुनी। उसने गधे की शिक्षाओं को अपनाते हुए स्वयं को एक शिक्षक की तरह स्थापित किया, ताकि राज्य के प्रत्येक नागरिक तक ज्ञान की यह अमूल्य वार्ता पहुंच सके। एक दिन दरबार में आयोजित एक विशेष सभा में गधे ने उन रहस्यमयी मंदिरों और प्राचीन ग्रंथों का वर्णन किया जहां उसे अद्भुत अनुभव हुए थे। उसने बताया कि किस प्रकार एक प्राचीन आश्रम में वह एक मौन साधु से मिला, जिसके चेहरे पर समय का हर रंग गहरा उतरा था। उस साधु ने उसे एक पुरानी कविता सुनाई, जिसका हर शब्द मानो एक गहन अर्थ समेटे हुए था। वह कविता उस पल के आभास की तरह थी जब समय ठहर सा गया था और केवल आत्मा ही बोल रही थी। गधे ने कहते हुए बताया कि कविता के शब्दों में जीवन के उन अंशों की गूंज थी जिन्हें शब्दों में पिरोना अत्यंत दुर्लभ होता है। उसकी भाषा में एक नर्मता और उभरते हुए उदार विचारों की झलक थी जो सुनने वाले को भीतर तक प्रभावित कर गई। दरबार में मौजूद हर व्यक्ति, चाहे वह बूढ़े विद्वान हो या युवा साधक, इस गद्य की आंच में मग्न हो गए। उनकी आंखों में एक चमक थी, मानो उन्हें किसी नई दुनिया का दर्शन हो रहा हो। गधे ने स्पष्ट किया कि हर व्यक्ति के भीतर अनगिनत गुण और विशेषताएं छुपी होती हैं, जिन्हें अगर सही दिशा में उजागर किया जाए तो व्यक्ति स्वयं एक संपूर्ण सृष्टि बन जाता है। उसने बताया कि कैसे वह एक दिन अचानक अपने आप में एक परिवर्तन का अनुभव करता है, जब उसे महसूस होता है कि वह केवल एक साधारण गधा नहीं, बल्कि अस्तित्व के रहस्यों का एक जीवंत प्रमाण है। उस शाम को जब सभा का समापन हुआ, तो दरबार के सभी सदस्यों की आत्मा में कुछ तो बदल गया था। अकबर ने निश्चय किया कि वह गधे के अनुभवों को लिखित रूप में संजोएगा और उन्हें आगे की पीढ़ियों तक पहुंचाएगा। यह निर्णय दरबार में एक नई चेतना के जन्म का संकेत था। वहां न केवल शास्त्रीय संगीत की मधुर धुनें बजने लगीं, बल्कि गद्य की वह आवाज जो ज्ञान की अनंत यात्रा का प्रतिनिधित्व करती थी, हर दिल में बसी हुई प्रतीत होने लगी। कई दिनों तक दरबार में इसी प्रकार के सत्र चलने लगे। राजदरबारी, दफ्तर के मुख्य अधिकारी और आम नागरिक सभी ने मिलकर अपने अपने अनुभवों का आदान प्रदान किया। उस गधे की कहानियों में वे अपनी पीढ़ियों की अनसुलझी पहेलियों का हल ढूंढने लगे थे। एक शाम जब आकाश में तारों की ज्योति फैल गई और रात ने अपनी चादर ओढ़ ली, अकबर ने स्वयं गधे के पास बैठकर उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की। उसने देखा कि उन आंखों में एक गहराई थी जो सदियों के ज्ञान और अनुभव को दर्शाती थी। वह समझ गया कि प्रत्येक जीव के भीतर जीवन के रहस्यों का भंडार निहित होता है, और यदि हम उस भंडार को खोलने का साहस करें तो हमें जीवन के वास्तविक अर्थ का पता चल सकता है। गधे ने चुपचाप अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को अक्सर ऐसे मोड़ का सामना करना पड़ता है जहां उसे अपने स्वयं के अस्तित्व से प्रश्न पूछने की आवश्यकता होती है। उसने कहा कि कैसे उसे भी कई बार ऐसा अनुभव हुआ कि उसकी पहचान धुंधली पड़ने लगी, मानो वह किसी मायावी जाल में फंस गया हो। परंतु हर बार वह अपने अंदर की गहराइयों में उतरकर उस प्रकाश को खोज निकलता था जो उसे आत्मविज्ञान और नवचेतना से भर देता था। उस गधे की बातों में ऐसा अद्भुत सामंजस्य था कि समय भी मानो थम सा गया है। उसकी प्रत्येक सीख ने दरबार के लोगों में उत्साह और जिज्ञासा की नई लहर पैदा कर दी। समय के साथ अकबर के राज्य में कला, संगीत, साहित्य और दर्शन की एक नई क्रांति का संचार हुआ। राज्य के प्रत्येक कोने से बुद्धिमान पुरुष और महिला अपनी दहलीज पर पहुंचने लगे और गधे की उन अनसुनी कहानियों में वे अपनी जीवन यात्रा के नए अध्याय खोजने लगे। अकबर ने देखा कि जब लोगों के मन में स्वयं के भीतर छुपी चेतना जागृत होती है तो राज्य की शक्ति केवल भौतिक सीमाओं तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह एक उच्चतर,
आदर्श और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध समाज का निर्माण कर सकती है। एक दिन दरबार में एक विशिष्ट युवा कवि ने गधे की कथा को सुनकर एक अद्भुत रचना लिखी, जिसमें उसने उस अनदेखी यात्रा, मन के प्रश्नों और जीवन के अदम्य साहस को शब्दों में पिरोया। उसकी कविता में उस गधे की अनकही बातों का सजीव चित्रण था, जिसने सुनने वाले को शब्दों के परे एक नई दुनिया का अनुभव कराया। उस कविता की मधुरता और अर्थ की गहराई में सभी ने खुद को प्रतिबिंबित महसूस किया। कविता की पंक्तियों में स्पष्ट था कि ज्ञान का वास्तविक स्रोत बाहरी भौतिकता में नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर छुपे अनंत अनुभवों में निहित होता है। वहीं दरबार के वरिष्ठ विद्वानों में से एक ने इस परिवर्तन का पूरा वर्णन करते हुए कहा कि ज्ञान के उस सागर में डूब जाना, जहां प्रत्येक बूंद एक नई कथा का इजहार करती है, स्वयं में एक अनंत यात्रा है। उनके लिए गधे की कथा केवल एक कथा नहीं थी, बल्कि जीवन के उस सत्य का प्रतीक थी जिसे समझने के लिए मन को खुले विचारों और नवीन दृष्टिकोणों से देखना आवश्यक होता है। उन्होंने महसूस किया कि जब हम अपने मन के द्वार खोलते हैं तो प्रत्येक अनुभव हमें एक नई दिशा में ले जाता है, एक ऐसी दिशा जहां अज्ञानता का अंधकार धुंधला पड़ जाता है। उस दिन से लेकर अकबर के दरबार में धीरे धीरे एक ऐसी परंपरा विकसित होने लगी, जिसमें ज्ञान की खोज के लिए नियमित रूप से संवाद और विमर्श किया जाता था। न केवल दरबार में उपस्थित लोग बल्कि राज्य के आम जनता में भी यह संदेश फैल गया कि आत्मान्वेषण और संपूर्ण जीवंतता की खोज में कोई सीमा नहीं होती। व्यक्ति के भीतर छुपा हर अंश, हर अनुभव एक नई कहानी कहता है, और उसी कहानी में जीवन के मौलिक सत्य छिपे होते हैं। अकबर, जो कभी केवल युद्ध की रणभूमि और सामरिक नीतियों में व्यस्त रहते थे, अब अपने आप में और अपने राज्य की आत्मा में बदलाव का अनुभव कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक साधारण गधे की कथाएं भी इतनी गहराई से लोगों के भीतर झांक सकती हैं कि वे अपनी पुरानी धारणाओं को छोड़कर ज्ञान की नई राह पकड़ लेते हैं। उन्होंने स्वयं गधे से यह सीख ली कि जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वह बाहरी चमकधमक में नहीं, बल्कि हमारे अंदर की अनंत संभावनाओं में निहित है। इस नई दिशा में बढ़ते हुए अकबर ने राज्य के दीर्घकालिक इतिहास, साहित्य और कला के संग्रहालयों को भी नव रूप में सजाने का निर्णय लिया। उसने न केवल अपने दरबार में बल्कि पूरे राज्य में ऐसे केंद्र स्थापित करने का आदेश दिया जहां युवा और बूढ़े एक साथ मिलकर जीवन के रहस्यों पर चिंतन कर सकें। गधे की कथा इन केंद्रों का मुख्य आधार बनी और लोग वहां जाकर स्वयं को अनुभवों और कहानियों की उस अमृतिमा में डूबा हुआ पाते थे। दिन बदले, मौसम बदले, परंतु उस गधे की कथा हमेशा के लिए अकबर के दरबार में अंकित रह गई। वह कथा केवल एक अद्भुत यात्रा नहीं थी, बल्कि आत्मा के भीतर छुपे असीम ज्ञान का प्रमाण थी। दरबार के प्रत्येक सदस्य ने उस गधे की कथाओं से यह सीखा कि हमें न केवल अपने वर्तमान में बल्कि अपने अतीत और भविष्य के संबंध में भी गहराई से विचार करना चाहिए। उस अनुभव ने उन्हें सिखाया कि प्रत्येक व्यक्ति का अस्तित्व स्वयं में एक अनंत किताब है, जिसकी पंक्तियां समय समय पर बदलती रहती हैं, परंतु अंततः एक अखंड सत्य का प्रतिबिंब प्रस्तुत करती हैं। रात की शीतल चादर ओढ़े हुए जब दरबार की दीवारों पर चांदनी अपनी मधुर चमक बिखेर रही थी, अकबर ने गधे से पूछा कि आखिर वह अपने अनुभवों से अब तक क्या संदेश देना चाहता है। गधे ने धीरे धीरे अपने अनुभवों को पिरोते हुए कहा कि असल में जीवन का अर्थ स्वयं अनुभूति में निहित है, और जब तक हम अपने भीतर के प्रचंड अज्ञात को पहचानकर उसे अपनाते नहीं, तब तक हम कभी भी अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित नहीं हो पाते। उसने कहा कि ज्ञान की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती, यह एक अनंत धारा है जो सदैव बहती रहती है, और हमारा कर्तव्य है कि हम उस धारा में खुद को पूर्णतः समर्पित कर दें। अकबर ने उस रात अपने दिल में एक दृढ़ निश्चय बिठाया कि वह गधे की बातों को न केवल सुनेंगे, बल्कि अपनी नीतियों और राज्य के विकास में भी इन्हें शामिल करेंगे।
उसने अपनी प्रजा के लिए एक ऐसा वातावरण तैयार करने का निर्णय लिया जहां व्यक्ति अपने भीतर के प्रश्नों का उत्तर खोज सके और जहां ज्ञान, कला और दार्शनिक चिंतन को सर्वोच्च स्थान मिल सके। उस दिन से लेकर राज्य के कई हिस्सों में वह संदेश फैल गया कि सच्चा परिवर्तन बाहरी विजय और भौतिक उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई में जाकर खुद को पहचानने में छिपा है। वही गधा, जो अपनी सरलता में भी उस गूढ़ सत्य का प्रतीक बन चुका था, दरबार के सदस्यों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गया। उसकी कथाएं न केवल मनोरंजन का माध्यम बनी, बल्कि उन्होंने दरबार में एक नए अनुभव, आत्म साक्षात्कार और व्यापक दृष्टिकोण की रचना की। लोगों ने महसूस किया कि जब हम खुद के भीतर झांकते हैं तो हमें अपने जीवन के उन पहलुओं का भी एहसास हो जाता है जो अज्ञात रहते हैं, और उन पहलुओं से ही हमारा सच्चा स्वरूप प्रकट होता है। समय के साथ यह कथा अतीत के वीर, कवियों और दार्शनिकों की कहानियों के समान एक ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में समाहित हो गई। दरबार में अब अक्सर चर्चा होती थी कि कैसे एक साधारण गधे ने उन्हें अपने अंदर छिपी असीम शक्तियों का एहसास कराया। उस गधे की वह आवाज, जो पहले केवल एक अजीब प्राणी की तरह सुनाई देती थी, अब सत्य, विश्वास और आत्मज्ञान की पुकार बनकर सबका मार्गदर्शन करने लगी थी। जैसे जैसे दिन छिपते गए, दरबार में बिखरे उन अनुभवों और कहानियों में ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो सभी सितारे एक साथ मिलकर एक अनंत आकाश की रचना कर रहे हों। अकबर के मन में एक नवीन सी उमंग थी। वह जान चुके थे कि सच्चा शौर्य केवल तलवार की धार में नहीं, बल्कि उस ज्ञान के प्रकाश में है जो मन के अंधकार को छिद्र कर देता है। वह अपने राज्य के प्रत्येक नागरिक तक इस संदेश को पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हो गए थे। उस रात की शांत हवा में, जब पूरे राज्य में गहरे नीले बादल मंडरा रहे थे, दरबार में एक नई शुरुआत की झलक देखी जा सकती थी। गधे की अनसुनी कहानियां अब एक ऐसी परंपरा बन चुकी थीं, जिसे सुनकर प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर एक नई आशा और ऊर्जा का संचार महसूस करता था। यह अनुभव, जो कभी एक रहस्यमयी कथा में बसा हुआ प्रतीत होता था, अब सत्य के रूप में प्रतिष्ठित हो गया था। एक ऐसा सत्य जो अकबर के शासनकाल के दौरान एक परिदृश्य परिवर्तन का प्रतीक बन गया था। अंततः उस गधे की अनसुनी कथा उस दिन समाप्त नहीं हुई, बल्कि समय के साथ मिलकर एक ऐसी जीवंत विरासत में परिवर्तित हो गई जिसने आने वाली पीढ़ियों में भी आत्मविश्लेषण, दार्शनिक चिंतन और मानवता की अप्रतिम संभावनाओं की झलक जगाई। अकबर का दरबार अब केवल राजनैतिक नीति और युद्ध रणनीतियों का केंद्र नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी जगह बन गया जहां ज्ञान और आत्म साक्षात्कार को सर्वोच्च महत्ता दी जाती थी। गधे की कहानी ने यह संदेश छोड़ा कि जीवन में प्रत्येक अनुभव, प्रत्येक संघर्ष और हर एक सफलता के पीछे एक गहरी अनुभूति छिपी होती है, जिसे समझने के लिए केवल बाहरी संसार का निरीक्षण करना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि हमें अपने भीतर की दुनिया को भी समझना होता है। इस प्रकार उस गधे की अनसुनी कहानी एक जीवंत स्मृति बनकर रह गई, एक ऐसी स्मृति जिसने न केवल अकबर के दरबार के साहित्यिक इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी, बल्कि पूरे राज्य के जनमानस में भी आत्मचिंतन की एक नई लहर दौड़ा दी। हर सुबह जब